हाय, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कान्हा और इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टेप्स दैट आर टेकन इन क्रिमिनल लॉ टू पनिश एन अक्यूज्ड पर्सन। मतलब कि अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया गया है तो उसको किस तरीके से पनिश किया जाता है और उसको पनिश करने में क्या क्या प्रोसेसेस या स्टेप्स होते हैं। तो लेट अस से कि किसी एक व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया। एक सिंपल सा क्राइम लेते हैं, थेफ्ट किया। तो थेफ्ट अगर किसी ने किया है और जिसका सामान चुराया गया है उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर आदमी है, उसको उसके ऊपर शक है, तो वो एफआईआर लिखवाएगा सबसे पहले, जिसको कहते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने का राइट है अक्यूज्ड के पास, क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस सीधा एफआईआर लिख सकती है, और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। जब मजिस्ट्रेट डायरेक्शन करते हैं तभी उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रोसीजर दैट आर फॉलोड इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर पनिशिंग द अक्यूज्ड पर्सन। तो ये थेफ्ट का जो क्राइम है ये कॉग्निजेबल है, इसमें सीधा एफआईआर हो जाती है। एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है पुलिस के पास। पुलिस एक बार एफआईआर जब रजिस्टर करती है तो उसके पास पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास सर्च करने की पावर है, आइटम्स को सीज करने की पावर है और अरेस्ट करने की भी पावर है। और अगर किसी भी तरीके का कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो भी करा सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन का कोई लिमिट नहीं डिफाइंड है क्रिमिनल लॉ में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नए नए टेक्नोलॉजीज यूज कर सकता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगी तो अक्यूज्ड के खिलाफ जिसने इंफॉर्मेशन दी है, जिसने एफआईआर लिखाई है, सबसे पहले उसी का बयान लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप अपना बिल वगैरह या एविडेंस दीजिए कि वो सामान आपका था भी कि नहीं था, कहाँ से चोरी हुआ, चल के साइट को दिखाइए। साइट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला करके शायद फिंगरप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट हो, और ऐसे करते करते जब उसके पास एविडेंस हो जाएगा अक्यूज्ड के खिलाफ या फिर किसी और व्यक्ति के खिलाफ, हो सकता है आपने किसी को नामजद किया हो पर उसकी जगह कोई और ही हो, तो इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो सही अक्यूज्ड को पकड़े। अब जब अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस सारी मिल जाएगी तो चार्जशीट फाइल की जाती है, जिसको कि पुलिस रिपोर्ट कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, और जनरल लैंग्वेज में चार्जशीट कहा जाता है। तो ये चार्जशीट फाइल कर दी जाती है कोर्ट में। हमेशा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल किया जाता है चार्जशीट को। और अगर जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिसका नाम उसमें एफआईआर में इंफॉर्मेंट ने लिखाया था, अगर उसका खिलाफ एविडेंस नहीं मिलती तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाएगी, ये कहते हुए कि इस केस में जिसके खिलाफ एफआईआर कराई गई थी उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिला है और ये व्यक्ति को हम लोग बरी कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। तो इस रिपोर्ट को कहते हैं फाइनल रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट की दो चीज़ें हो सकती हैं। फाइनल रिपोर्ट जिसमें कि अक्यूज्ड को बरी किया जाता है, उसके खिलाफ आगे केस नहीं बढ़ाया जाता। जब भी अक्यूज्ड वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब है जिसका नाम एफआईआर में लिखाया गया है, और अगर जिसका नाम एफआईआर में लिखाया गया है अक्यूज्ड का, उसके खिलाफ एविडेंस मिलता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाती है। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट का रोल शुरू होता है, और मजिस्ट्रेट चार्जशीट को पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसके साथ साथ उसके सपोर्टिंग मटेरियल को। तो अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई कमी है इन्वेस्टिगेशन में, ऑफेंस अभी भी नहीं बन रहा है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ को डायरेक्शन कर सकते हैं। और अगर लगता है कि हाँ, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस, मतलब चोरी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मीट हो रहे हैं और एविडेंस भी है, तो वो फिर अक्यूज्ड को समन करते हैं। अगर पुलिस ने अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया होता, और अगर अरेस्ट कर रखा है तो भी समन किया जाएगा जेल से, तो उसको समन किया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है। अगर उसने अभी तक
बेल नहीं कराई है तो वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने ही। अगर मजिस्ट्रेट रिजेक्ट करता है तो सेशन कोर्ट, मतलब एक तरीके से इस स्टेज पर अक्यूज्ड को ये गारंटी देनी होती है, कोर्ट को ये इंश्योर करना होता है कि अब जब आगे ट्रायल होगा इसका तो ये प्रेजेंट होगा कोर्ट में, क्योंकि कानून का ये मानना है कि जब भी एविडेंस अक्यूज्ड के खिलाफ ली जाए तो अक्यूज्ड का वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि उसको हर स्टेज के बारे में या हर डेट की प्रोसीडिंग्स के बारे में पता रहे। तो अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कस्टडी में नहीं है और उसने पहले बेल नहीं करा रखी है तो वो बेल कराने का उसको इस स्टेज पे राइट मिलता है। वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो बेल देगी कि नहीं देगी। अगला स्टेप आता है समनिंग के स्टेज पे चार्ज फ्रेम करने का, कि भाई पुलिस ने तो मान लीजिए कि चोरी का इल्ज़ाम सिर्फ लगाया, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है नहीं, इसने चोरी के साथ साथ जो है उस चोरी के सामान को ये हैबिचुअली बेचता था, तो एक एडिशनल चार्ज भी लग सकता है उसके ऊपर कि ये चोरी का पहले सामान चुराता है फिर चोरी किए हुए सामान को बेचता है। अगर सिर्फ चोरी किया है और अपने निजी यूज में कर रहा है तब तो सिर्फ चोरी का ऑफेंस है, पर नेक्स्ट एक ये भी ऑफेंस है पनिशेबल कि आप चोरी के सामान को बेचते हैं और उसमें डील करते हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 411 भी लग सकता है। तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है वो चार्जेस किस में फ्रेम करेंगे। तो जब चार्ज फ्रेम करते हैं मजिस्ट्रेट तो उसमें वो लिखते हैं कि इस दिन को इस एक्टिविटी की वजह से आपके ऊपर ये चार्ज फ्रेम हो रहा है। ये चार्ज इसलिए फ्रेम किया जाता है कि अक्यूज्ड को पता हो कि उसको बचाव किस चीज़ का करना है। चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर ट्रायल शुरू होता है, जिसको कि एविडेंस स्टेज कहते हैं। तो अब केस को खोलेगा कौन? डेफिनेटली जिसने केस लॉन्च किया है, यानी कि स्टेट या प्रोसिक्यूशन एजेंसी। प्रोसिक्यूशन सबसे पहले अपनी एफआईआर और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोर्ट को शो करेगी, फिर उनसे परमिशन लेती है कि अब मुझे विटनेसेस को एग्जामिन करना है जिसका नाम मैंने अपनी चार्जशीट में दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फॉर्मेंट जिसका सामान चोरी हुआ, जिसने मतलब एफआईआर लिखा है, उसका बयान होगा। फिर और जो विटनेसेस थे आसपास कि मैंने उस आदमी को घर से निकलते देखा जो बाहर बैठा था। फिर किसी और का पता लगा जिस सोसाइटी में वो अक्यूज रहता था, वहाँ का किसी का एग्जामिनेशन हुआ कि हाँ मैंने उसी समय उसको वापस आते हुए देखा था। तो वो जितने भी हैं, फिर फॉरेंसिक वाले का, तो जितने भी विटनेसेस हैं इनका एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ ये जब विटनेस का एग्जामिनेशन होता है तो जो अक्यूज्ड के एडवोकेट होते हैं, डिफेंडेंट्स एडवोकेट, उनको राइट मिलता है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, कि आपने ये स्टेटमेंट दे दी, आपने बताया कि आप जो है बाहर खड़े थे घर के। तो अगर अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो उसका जो पुलिस ने स्टेटमेंट लिया हुआ होगा उसी को देख करके, यानी कि जो चार्जशीट में ये सब पेपर्स मिल जाते हैं, ये भी चार्ज फ्रेम होते ही सारा पुलिस का पेपर अक्यूज्ड को दिया जाता है। तो अब आपको प्रिपरेशन करनी है बीइंग अ डिफेंडेंट काउंसिल उस चार्जशीट के सारे पेपर्स को पढ़ के कि आप इसका कॉन्ट्रेरी एविडेंस कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वो तो वन साइडेड स्टोरी हो गई मान लेते हैं, और या फिर हो सकता है कि उसने आपकी स्टोरी को देखा ही ना हो। तो अब आपको उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की तैयारी करके और फिर उससे क्रॉस एग्जामिन करना है कि आप एग्जैक्टली किस लोकेशन पे थे, आपने कैसे देखा, उसने किस शर्ट की कलर पहनी थी। तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का आर्ट आना चाहिए। तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। आप उसको चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट से इररेलेवेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एविडेंस स्टेज हो गई। इसके बाद जो है जब ये सारा कंक्लूजन हो जाएगा तो आपको फिर आर्ग्यूमेंट करने का मौका दिया जाता है। प्रोसिक्यूशन फिर आर्ग्यू करता है कि अब तक कितने सारे एविडेंस आए हैं हुजूर, इसमें ये कहा गया, ये कहा गया, ये डॉक्यूमेंट मिले, ये डॉक्यूमेंट मिले, और इन डॉक्यूमेंट से सीरीज ऑफ इवेंट बन रही है जो साबित कर रही है कि अक्यूज ने ही चोरी करी है। फिर प्रोसिक्यूशन के बाद डिफेंडेंट को मौका मिलेगा, वो आर्ग्यू करेगा कि ये लूप होल्स हैं और ये जो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे हैं, तो इसने ये ऑफेंस किया ही नहीं है। तो अब जज फैसला देंगे इस बात का कि क्या ऑफेंस बना और क्या इसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया। तो पहले जज ये डिसाइड करते हैं
ऑफेंस को लेकर के। ऑफेंस जब एक बार प्रूव हो जाता है या फिर नहीं, अगर ऑफेंस प्रूव हो गया और जज ने कहा कि भाई इन्होंने ये ऑफेंस किया है वो वाला, तो आपको अगला मौका मिलेगा ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आर्ग्यू करने के लिए। तब आप पनिशमेंट के ऊपर आर्ग्यू करेंगे कि इसमें 7 साल तक की सज़ा है, लेकिन चूंकि सामान बहुत छोटा था या इसकी उम्र कम है, हैबिचुअल नहीं है, लालच आ गई, ये वो जो भी आपको ग्राउंड्स लेने हैं वो ले करके आप कम से कम सज़ा मांगेंगे और प्रोसिक्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मांगेगा। उसके बाद आपका ट्रायल कॉन्क्लूड, जज उसमें कन्विक्शन की सज़ा सुनाएंगे। अगर कन्विक्ट करा हुआ है पहले से तो पनिशमेंट बताएंगे कि कितना पनिशमेंट इसको दिया जाए। अगर पनिशमेंट कम दी है तो वहीं के वहीं बेल भी जज दे सकते हैं, और अगर पनिशमेंट हायर साइड पर है तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द जज कि वो उसको तुरंत कस्टडी में भेजना चाहते हैं या फिर अपील करने के लिए उसको कस्टडी के बाहर रहने देना चाहते हैं, इनकेस अगर उसकी बेल हो रखी है पहले से। तो इसी में बीच में एक स्टेज और आती है जिसमें कि अगर विटनेसेस के बेसिस पे ऐसा लगता है कि जो नामित अक्यूज्ड है उसके सिवा और भी कोई व्यक्ति है जिसने कि क्राइम किया है, तो कोर्ट उसको उन विटनेसेस के बेसिस पे, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे समन करके उसको भी साथ में ट्राई कर सकती है। और अगर ट्रायल बहुत आगे बढ़ चुका है तो उसका डी नोवो ट्रायल भी शुरू कर सकती है। तो ये था मोटा मोटी कि एक सेशन ट्रायल में जो फर्स्ट कोर्ट होती है वो ट्रायल कैसे करती है और क्या चीज़ें करना चाहिए ट्रायल के समय पर। होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।